बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिन मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख की अगर बात करें तो पहला वर्चुअल जलसा हुआ, यानी ऑनलाइन जो जलसा हुआ है, उस जलसे के बाद एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जो जलसा था शायद ये नाकाम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी ये जलसा बड़ा कामयाब हुआ है। आमिर साहब का तज़किया आप लोगों के सामने रखेंगे कि तहरीक इंसाफ का ये जो बहुत बड़ा पावर शो था पूरे मुल्क के अंदर और दुनिया भर से बड़े लोगों ने भी इसमें शिरकत की थी, इसकी डिटेल क्या है, कितना कामयाब रहा, ये आप लोगों के सामने रखेंगे। दूसरा, ये बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी फाइनली वो तमाम की तमाम खबरें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। उम्मीदवारों की जो फहरिस्तें हैं वो भी हतमी मराहिल के अंदर दाखिल हो गई हैं, मगर बेयकीनी क्यों है? ये बेयकीनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर है। सवाल आमिर साहब के सामने मैं ये रखूंगी कि क्या जो इलेक्शन 2024 में होने जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर होगा? इसके ऊपर उनकी राय शामिल करेंगे। और इसके अलावा आज एक बहुत बड़ी शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हुई है, वो है निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब की। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयानी का मुर्तकिब हुआ है? क्योंकि पीडीएम हुकूमत के तैनात करता बहुत सारे ऐसे अफसरान थे जिनका कहा जा रहा था कि ताहाल तबादला नहीं किया गया। इसके कुछ हकायक भी आप लोगों के सामने रखेंगे। आमिर साहब, पहली तो अच्छी बात ये, अच्छी से शुरू कर लेते हैं। अच्छी बात पहली ये है कि फाइनली इलेक्शन का जो मामला है ना वो पक्का हो गया है कि खुदा खुदा करके 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। मगर इस इलेक्शन को लेके बेयकीनी, और वो बेयकीनी खासतौर पे पीटीआई को लेकर है, जो पहला बहुत बड़ा उन्होंने ऑनलाइन जलसा किया है, आपकी नजर में वो कामयाब था या फ्लॉप था? बहस अभी हो रही है तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जी, ये अब तो तकरीबन जो है ये 100% पक्का हो गया, बल्कि 110% कह लें कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। गो कि वो ब्यूरोक्रेसी के थोड़ी जरिए हो रहे हैं और पिछले कई इलेक्शन लोग ये शहबाज शरीफ समेत कई कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि 2018 का इलेक्शन भी जुडिशरी के अंडर हुआ और उससे पहले भी कई इलेक्शन वो जुडिशरी के अंडर ही हुए हैं। गो कि वो सारे ही कंट्रोवर्शियल रहे। कोई ये भी नहीं है कि जुडिशरी के अंडर जो इलेक्शन हुए हैं वो कोई बहुत ही साफ सुथरे थे और कंट्रोवर्सी के बगैर थे। मगर ब्यूरोक्रेसी एक नेक्स्ट लेवल है, वो एक नेक्स्ट लेवल है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। मगर होने जा रही है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट के सरफराज बुगटी जैसे पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर गए हैं, जब वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं तो उसका मतलब है उनको भी पता है कि भाई साहब अब इलेक्शन आ गए हैं, अब ये टल नहीं सकती। क्योंकि टालने की बहुत कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन समेत बड़े लोगों ने बड़े रोड़े अटकाए, अदालतें बड़ी जेनरस रहीं। इलेक्शन कमीशन पे तो बहुत ज़्यादा, इलेक्शन कमिश्नर साहब पे ख़ास तौर पे बहुत सुप्रीम कोर्ट जेनरस है कि उनकी बाकायदा तारीफ़ की गई और नज़र आ रहा था। और वो उस पर बाद में बात करेंगे कि जिस तरीके पर ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी इलेक्शन करवाने की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली अंगूठा या गर्दन पे रख के इलेक्शन की डेट उनसे अनाउंस करवाई है, तो उसके अंदर भी झूठ बोला गया। वो उस पर भी बात करेंगे। और हम ये लास्ट प्रोग्राम में जुमेरात को ये बताते रहे, हमें ये पता था कि जनाब ये अगस्त से खत आया हुआ इनके पास कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इन्होंने उसके ऊपर बैठे रहे। आखिरी वक्त तक इलेक्शन शेड्यूल को आखिरी वक्त तक अनाउंसमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कि रात के 12 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने बजे आप जो है ना 11:30 बजे के करीब जो है ना आप अनाउंसमेंट करते हैं, और अनाउंसमेंट भी साग डार के थ्रू होती है। तो ये एक मजाक है। बहरहाल इस हद तक तो क्लियर हो गया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, मगर अभी इलेक्शन के अंदर कैसे इलेक्शन होंगे, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग, सबके अभी मुस्तकबिल के मतलब खुल के नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है ना, वो जो तरीकाकार या वो माहौल जिसके अंदर इलेक्शन होंगे उसके ऊपर अभी काफ़ी सारे बादल मंडला रहे हैं। सबसे ज़्यादा बादल मंडला रहे हैं पीटीआई पे। बहरहाल वो पिछले इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ठहराई गई थी और वो गवर्नमेंट में भी रही। तो उसके बाद ये नहीं पता कि उनको किस सूरत में, किस माहौल में इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। एक तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बल्ले का निशान उनको मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद दूसरा बड़ा उनका सवाल है कि एज ए पार्टी भी उनको अलाउ किया जाएगा कि नहीं जाएगा। आज के दिन की ही जो डेवलपमेंट है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको 40 सवाल मजीद थमा दिए। पहले उनको कहा कि आप इलेक्शन दोबारा कराएं, उन्होंने जो है इमरान खान को नहीं लड़वाया और उनके बकौल
आज गौर खान को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमें शक था कि उनको नाहिलना करार दे रहे हैं, इस शुबे की वजह से हमने उनको चेयरमैन नहीं बनाया। तो उसके बावजूद जो है उनके ऊपर अभी फैसला महफूज है और 40 सवाल उनको मजीद थमा दिए गए हैं। और आज जब इलेक्शन कमीशन को पूछा गया कि जनाब 175 पार्टियां हैं, किसी और को भी ये सवाल दिए गए हैं, उनके पास जवाब नहीं था और उनके पास कई और भी चीज़ों के सवाल नहीं हैं। कंसिस्टेंटली मैंने कहा ये अब से नहीं कई महीनों से सिलसिला जारी है, जिस तरीके से 2 सूबों के इलेक्शन डिले किए गए, मजीद रोज़ एक नया खड़ा कोई मसला खड़ा कर देते हैं और इलेक्शन कमिश्नर साहब को बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत जेनरस है। मैं ये जेनरस का लाभ भी अपनी जेनरसिटी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बड़ा इससे ज़्यादा पोलाइट नहीं हुआ जा सकता, बल्कि वो उनकी तारीफ तो बिल्कुल ही नहीं बनती, उनकी सरजनिश बनती थी, मगर बहरहाल वो एक लहद है। इसके अलावा ऑनलाइन जलसे के ऊपर आ जाए जरा, पीटीआई के जी, अब ये माहौल है कि उनका अब किस माहौल में वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी तक उनको जलसों की तो इजाज़त नहीं मिल रही, ब्यूरोक्रेसी के तहत करवाने का एक बहुत है कि उनके इलेक्शन जो है हमने देखा केपी में भी कि एक पार्टी का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का उसी शहर में उसी ज़िले में जलसे की इजाज़त है, उनकी दफ़ा जलसा नहीं होता था, उनको वर्कर कन्वेंशन भी नहीं दिए जा रहे थे। उसके बाद फिर अब वो वर्चुअल पे आ गए हैं। अभी ये भी एक देखें, पता नहीं ये एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए या बुरी है। एक लिहाज से तो अच्छी है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे जा रहा है। की बात है कि पीटीआई मुतारिफ करा रही है आमिर साहब। नहीं, पहले ही जो है वो बिलावल साहब और नून लीग वाले कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी की वार में पहले ही वो हार गए हैं, तो ये एक नेक्स्ट लेवल वो चले गए हैं, वर्चुअल जलसा। तो ये अब उनका ये क्लेम है कि जनाब हमारे कोई 4 मिलियन 40 लाख से लेके पीटीआई कह रही है 60 लाख लोगों तक ने इसके अंदर पार्टिसिपेट शमूलियत इख्तियार की। और ये इल्ज़ामात हैं कि और काफ़ी हद तक जायज़ भी हैं कि उसको रोकने की कोशिश की। जायज़ क्या, मेरा अपना मोबाइल बंद हो गया, हम सबके स्लो हो गए थे, पूरे पाकिस्तान का स्लो सिस्टम सबको पता है कि क्या हुआ। सो वो अब किस हद तक टेक्नोलॉजी को रोक पाएंगे, रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए, ये अब सवालात हैं ऑन ग्राउंड। अब क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ गया, पहले की चले तो समझ आती थी कि आप पहले भी कोई बहाना नहीं था, मगर फिर भी बहाने थे। अभी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है तो ओपन फील्ड थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक फिग लीफ होता है कि आप एक पर्दा रख के इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये इस तरह करने से एक मैं समझता हूँ इससे कोई शोहरत तो ख़राब होती है, आपका मुल्क का किसी चीज़ का भी इदारों का कोई नाम रोशन नहीं हो रहा, तो आप किस हद तक रोक पाएंगे। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि ये जो अपनी ब्यूरोक्रेसी के तहत अपनी मर्जी की डिप्टी कमिश्नर लगवा के ये किस हद तक जाना चाह रहे हैं। या ऑलरेडी बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि ये डिप्टी कमिश्नर, खास तौर पर जिस तरह इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का ये मसला था कि इरफान नवाज मेमन साहब को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब अप्रैल के अंदर कि इनको हटाया जाए। ये अप्रैल में इनको लगाया गया था, 2-3 महीने पहले इनको कहा गया कि हटाया जाए, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने जिनका काम सिर्फ हुक्म की तामील करना है उन्होंने नहीं हटाया। अब वो डेट इलेक्शन शेड्यूल आ गया है तो इसके बाद ये बहाना किया जा सकता है, ये किया जा रहा है कि जनाब आप अभी तो तबादले हो नहीं सकते। तो ये अभी अगर आप ये फिर इस तरह लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के सवाल हैं और भी चीदा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सवाल हैं कि जनाब वहाँ अपनी मर्जी के लगाए गए हैं। तो ये अभी एक तो ये पीटीआई पर सवाल है। दूसरा, इमरान खान तो वर्चुअली तकरीबन लगता है वो नहीं शमूलियत, उनको पीटीआई को भी उम्मीद नहीं है, इसीलिए उन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ाया, उनके भी कन्विक्शन है। तो अभी ये देखना होगा कि क्या अब चूँकि चंद दिन रह गए हैं, बड़ा ही मुश्किल लगता है कि वो उनकी कन्विक्शन हट पाए या वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएँ। उसके बाद फिर उनका सेकंड ईयर आता है। अब 2 उनके दाएं बाएं जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट असद उमर साहब वो रिटायर्ड हर्ट हो चुके हुए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी कन्विक्शन नहीं लड़ सकते हैं, मगर अभी पता नहीं उनको अलाउ किया जाता है नहीं किया जाता, इस दौरान में उनकी कन्विक्शन हो जाती है, नहीं भी होती तो क्या वो शमूलियत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चों को करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। दैन फिर सेकंड ईयर आ जाता है, थर्ड ईयर कह लें, तो उसके अंदर आधे लोग तो वो छोड़ चुके हुए हैं, फ़ारूक हबीब साहब, फवाद चौधरी साहब, एक लंबी लिस्ट है जो कि छोड़ के कुछ इस्तेकाम पार्टी में चली गई है। परवेज़ खटक ने अपना एक धड़ा बना लिया हुआ है और
कई लोग हैं जो कि वो बाकियों पे सवाल हैं कि लाहौर के अंदर एक आज की खबर छपी हुई थी कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो लोग मुकदमात की वजह से दौड़े हुए हैं, अब वो टाइम आ गया कि उनको ये फैसला करना है कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है तो अगर तो कोई कन्विक्टेड है तो अभी उनमें से कभी किसी की कन्विक्शन नहीं होती है, देखना होगा इस दौरान में किसी की कन्विक्शन तो नहीं होती, मगर अगर उन्होंने लड़ना है और वो इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिए गए हैं जिसके अंदर के मेरा ख्याल काफ़ी एक लंबी लिस्ट है, आजम सवाती भी हैं, ये देखना होगा, मियां असलम है, इनके ऊपर भी देखना है, चौधरी इजाज हैं, महमूद रशीद साहब हैं, तो यास्मीन राशिद सबसे बड़ा नाम है कि आया इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। उसके लिए इनको जो दौड़े में हैं, जिस तरह मियां असलम साहब हैं वो दौड़े में हैं, उनको अपनी जो है गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनको ये गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, उसके बाद कानूनी तौर पे तो उनको इजाज़त मिल जाती है, वो लड़ सकते हैं, मगर देखना होगा कि इन हालात में किसको इजाज़त मिलती है किससे नहीं। सो पीटीआई का भी क्लियर नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में अब अभी लीगल पे चूंकि आप बात कर रहे हैं, हमारे साथ माहिर कानून सलमान अबूजर नियाजी साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया नियाज साहब, थैंक सो मच आपके वक्त के लिए। अबूजर से मैं खास तौर पर पूछना चाह रहा हूँ कि इनके क्लाइंट जो हैं उमैर नियाजी साहब, उनका हद तक इज्जत का उनका दावा हो गया है, और आपकी जो वहाँ पे पिटिशन थी, एक तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे लगता है कि वो क्लैरिफाई कीजिएगा, झूठ बोला गया कि वो 6 तारीख को आई थी, गालबन दिसंबर को, वहाँ 12 अगस्त बताई गई, तो आपको वहाँ पे उसके जो वहाँ पे झूठ बोले उसके मतलब आप क्या मजीद बताना चाहेंगे, और ये जो कि आपके ऊपर हद तक इज्जत का आपके क्लाइंट के ऊपर हो गया है, इसके मतलब क्या कहेंगे? देखिए आमिर साहब, बड़ी बिल्कुल परेशानी की बात है कि हम तो कोर्ट में गए थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, और हम पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि हम इलेक्शंस डिले कराना चाह रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 1.5 साल से इलेक्शन की तारीख के लिए जो है एक जदोजहद कर रही है, लेकिन अफसोस के बाद हम पे इल्ज़ाम लग गया कि हमने इलेक्शन डिले कराने की कोशिश की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें हमारी जो पिटीशन वैसे अबू जर जो है चीफ जस्टिस साहब की अबू जर चीफ जस्टिस साहब की ये जो आर्गुमेंट था उनका कि आपको एज अ क्लाइंट पता होना चाहिए था कि इलेक्शन का ये जो आपने पिटीशन की है, अभी चंद दिन रह गए हैं, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे इलेक्शन के इल्तवा में ये एक वजह बन सकते हैं, जो कि बनाया भी गया, और फिर ऐसा ही हुआ कि वो बन भी गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरन उसको इस्तेमाल करके उन्होंने इल्तवा कर दिया। जी देखिए आमिर साहब, इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे टोटल बदनीयती थी। सबसे पहले आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने कहा कि ये 12 तारीख को पिटीशन फाइल हुई है हमारे आरओज की अपॉइंटमेंट के फौरन बाद अगले दिन। ऐसे नहीं था, हमने 7 दिन पहले पिटीशन की थी, और एक सूबे में नहीं की थी, पाकिस्तान के सारे सूबों में की थी पिटीशन, क्योंकि हमें जो ये डीआरओज हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स है, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। आइन की जिम्मेदारी आर्टिकल 218 की जो कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है इन्होंने। अब आमिर साहब देखें, 2500 MPOs के ऑर्डर्स इशू हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और मेंबर्स के खिलाफ और लीडर्स के खिलाफ खाली पंजाब में, 700 हुए KPK में, 142 हुए हैं आपके पेशावर में, 342 हुए हैं आपके खाली लाहौर शहर में, और अभी ज़ोब में देखा आपने डिप्टी कमिश्नर जिसने इजाज़त देनी है जलसे को और हमारा इलेक्शन कराना है, वो आमिर साहब उन्होंने पानी छोड़ दिया उस जहाँ पे जलसा होना था। इस तरह की फिजा में जब इस तरह के ऐसे, और फिर इलेक्शन कमीशन कहती है सुप्रीम कोर्ट में कि जी जिसको किसको शिकायत हो किसी DC के खिलाफ तो हमें बताए। आप खुद तो वो इस्लामाबाद के DC को तबादला नहीं करा सकते, इलेक्शन कमीशन 100 दफ़ा कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद IG साहब का तबादला नहीं करा सके, तो इलेक्शन कमीशन का एक अच्छी एफिकेशियस रेमेडी है उनके पास जाना। नहीं, हमारे पास रेमेडी यही थी कि हम आईनी पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में जाएं, और हमने तो वहां पे ये प्रेयर ही नहीं मांगी कि इसको सस्पेंड करें। हमने इंटरिम रिलीफ स्टे एप्लीकेशन पे बहस भी नहीं की, ना प्रेस की है। हमने कहा था इस केस को 2 दिन में फाइनल जजमेंट दे दे, डिसाइड कर दें। जजमेंट रिजर्व हो गई, फिर जज साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके, और उन्होंने कहा इसमें लार्जर बेंच बनेगा। सो हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम इसको इलेक्शन को डिले कराएं। देखिए हम तो चाह रहे इलेक्शन टाइम पे हो, लेकिन उसके साथ आईनी जिम्मेदारी सिर्फ टाइमी इलेक्शन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आईनी जिम्मेदारी है। गलत बयानी की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, सारे फैक्ट्स गलत बताए गए,
लेटर जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से गया था कि हम आरओज देने को तैयार हैं 18 अगस्त का, वो छुपाया गया, वो नहीं पढ़ा गया। एक बिल्कुल गलत इंप्रेशन दिया गया कि जी हम इलेक्शन डिले कराने चले गए हैं, और उसकी वजह से उमैर नियाज़ी साहब को मेरी नज़र में बिला वजह क्योंकि गलत बयानी की गई, इनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया। और साथ साथ देखें, ये मेरी नज़र में तो कोर्ट को मिसलीड करने पे, उनको सच्चाई ना बताने पे, झूठ बोलने पे इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू होना चाहिए। उमैर नियाज़ी साहब को नहीं, उनको तो शाबाश देनी चाहिए कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने कानूनी रास्ता, पर्जरी की क्या सजा होती है? वो किसी ये पर्जरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलेआम दो झूठ तो हम एक दिन प्रोग्राम में पहले जुमेरात को ये बता चुके हुए थे कि जनाब ये अगस्त जो है, अगस्त के अंदर ये खत लिखा गया है और ये बैठ गए हैं उसके ऊपर, और आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक ये जो है इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। तो अभी पर्जरी बनती है ये? देखिए, परजरी और पाकिस्तान पीनल कोड में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो ऑफेंस है उसके पर्चे तो इन पे कट सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अदालत को मिसगाइड करना, वो होता है इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस। उस के तहत इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ वैसे मेरी गुजारिश थी कि देखें, एक तो नोटिस किए बगैर फैसला किया, एटलीस्ट दूसरी पार्टी को सुन लेना चाहिए था, वो इन चीज़ों को ठीक कर देते, कोर्ट को सही गाइड कर देते। लेकिन जजेस को खुद भी फाइल देखनी चाहिए थी, क्योंकि वो फाइल में लेटर्स लिखे हुए थे सारे, लेकिन उनको बिल्कुल जो कहा इलेक्शन कमीशन ने, उनको गॉस्पेल ट्रुथ समझ के बिल्कुल मनोअन तस्लीम कर लिया गया। ये देखिए, वहां पे एक चीज तो अच्छा हो गई, एक तो अच्छी चीज पार्टी को सुन गई कि इसी बहाने जो है इलेक्शन अनाउंस हो गए कि ये इलेक्शन कमीशन की क्योंकि नीयत पे बहुत ज्यादा शक किया जा सकता था, तो अगर वो दूसरी पार्टी को सुनते बुलाते तो उसके अंदर इस बात का इम्कान हो सकता था कि इलेक्शन डिले हो जाते, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे उस दिन ना होते तो अगले दिन एक दिन से फर्क पड़ जाता। ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं आमिर साहब, ऑनलाइन फैसिलिटी है, यहाँ लाहौर से भी आर्ग्यू सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। सिर्फ हमें, अगर हम एटलीस्ट चले, इलेक्शन की डेट तो मिल जाती, हम डिले कभी भी नहीं चाह रहे थे, हम तो चाहते थे टाइम पे हो, लेकिन जो एक हमारा इंप्रेशन गलत दिया गया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इलेक्शन डिले करना चाहती है, वो पार्टी जिसकी पॉपुलैरिटी 70-80% पाकिस्तान में जा रही है, वो इलेक्शन से भाग रही है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, ये एक सियासी इन्होंने हरकत की है, कोई इन्होंने कानूनी काम नहीं किया। ये क्या किसी पार्टी के पोलिटिकल विंग बन गए हैं कि एक प्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि जी इन्होंने इलेक्शन डिले कराने की कोशिश की है। वर्ड इन्होंने सैबोटाज यूज की है। अगर आप कोर्ट की हियरिंग सुने ना, अब ये कितनी ज्यादती की बात है, हम एटलीस्ट अब तक वर्जन दे सकते कि इन्होंने गलत बयानी की है, ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं हमारे ऊपर। हम सुप्रीम कोर्ट को गाइड कर सकें, जब बुलाएंगे तो आपका होगा बहुत मुशाहिद बात है, हम बड़े खुश जाएंगे तो आई एम श्योर आप अपने ये सारे जवाबात वहां पे दाखिल कराएंगे और ये एक दफा दोबारा ये बहस होगी। एक और इशू यहाँ पे आ गया है, रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि इनके खिलाफ, आमिर साहब जी हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, इन कोर्ट को मिसलीड किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया प्रोसेस ऑफ जस्टिस। एक और इशू है हल्का बंदियों का कि बहुत ज्यादा जो है इस दफा 1/3 के करीब जो है ना हल्कों के ऊपर ऑब्जेक्शन आई है, जो कि बहुत मैसिव नंबर था। मगर आज वो उसका भी फैसला आ गया और वो समझ आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब ये डेट गुजर गई है, क्योंकि ये भी इल्तवा की वजह बन सकती है, तो वो समझ भी आती है। मगर क्या कहेंगे इसके ऊपर कि एक बहुत मैसिव किस्म की ये हल्का बंदियों की जो तब्दीली है, सारी ही पार्टियों की शिकायत है, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की भी शिकायत है। मजे की बात, आमिर साहब, मैंने भी कुछ केसेस किए हैं, कुछ हलकों के इलेक्शन कमीशन में पहले किए हैं, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए। तो ये जो होता है, ये इलेक्शन कमीशन जो फाइनलाइज करती है ना नॉर्मली ऑब्जेक्शंस एंटरटेन करने के बाद, वो ही हल्का बंदियां रहती है 99%, और हाई कोर्ट बड़े रेयर सर्कमस्टांसेस में इनको सेटिसाइड करता है और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं करता। तो ये तो हमेशा ऑब्जेक्शंस आते हैं, पिछली दफ़ा भी बहुत हज़ारों पिटिशंस आई थी, इस दफ़ा भी आई हैं, तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन ने शायद कुछ लोगों को
के हल्के मतलब बातें सुनने को आ रही हैं, कुछ कैंडिडेट्स को लोग कह रहे हैं फेवर करने के लिए जी उनके हल्के शहरी इलाकों में डाल दिए, कुछ के दही इलाकों में डाल दिए। इस तरह के मुखालिफिन बातें कर रहे हैं और ये सारी पार्टीज कर रही हैं। जैसे अब देख लें, नून लीग ने वजीराबाद के चैलेंज किए हुए थे, इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरगोदा के चैलेंज किए हुए थे, JUIF वालों ने DA खान के चैलेंज किए हुए थे। तो एवरीवन फेल्ट ग्रीव्ड। तो मेरे ख्याल से ये तो सब होते हैं, किसी को कहता है जी मेरा हल्का उधर क्यों चला गया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इलाका आना चाहिए था, तो ये तो होता है, लेकिन इसमें कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती और ठीक किया है, क्योंकि ये इलेक्शन का बिल्कुल डिले का बाइस बन सकता है। तो इन चीजों को मेरे ख्याल से कोर्ट को रिस्ट्रेट का मुजाहिरा करना चाहिए। जी अबूजर, एक और इशू है कि आज काफी सारी एक लिस्ट इशू हुई है कि जो एक PTI के काफी लोग हैं, कोई दर्जन भर से ज्यादा हैं, जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिए हैं क्योंकि उनके खिलाफ पर्चे हुए हुए हैं और वो फरार हैं। तो अब क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, वो लोग अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको अपनी गिरफ्तारी देनी पड़ेगी और दे भी दें तो उसके बाद उनके लड़ने के मुतल्लिक जो इलेक्शन लड़ते हुए कोई रुकावट तो नहीं होगी। नहीं, देखें आमिर साहब, इसके दो तरीके हैं। या तो वो अपनी गिरफ्तारी दे दें, अगर गिरफ्तारी दे देंगे तो फिर वो कोई पिटिशन करके अपना ID कार्ड खुलवा सकते हैं अगर बंद है। अनलेस वो देखें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है, अनलेस वो इसहाक डार साहब हों, उनको स्पेशल मिल गया था, अलाउ हो गया था सेनेटर बनना, लेकिन नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए, एवरेज पाकिस्तानी के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। उनको पहले अपना वो प्रोक्लेम ऑफेंडर का स्टेटस खत्म करना पड़ेगा, फिर ये सारे वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं, ID कार्ड भी खुलवा सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका ये है अरेस्ट के अलावा कि वो पहले एक प्रोटेक्टिव बेल फाइल ले किसी हाई कोर्ट से अगेंस्ट ऑल द FIRs जितनी भी उनके खिलाफ है, जिसको हम ओमनीबस बेल कहते हैं, जो ज़हूर इलाही केस, मौलाना सब्दो-सत्तार नियाज़ी केस में हुआ था 70s में, वो एक बेल ले लें, उसके बाद रेलेवेंट कोर्ट्स में जाते रहें, अपनी अरेस्ट जो प्री अरेस्ट बेल्स ले लें ताकि वो जुरिस्डिक्शन में सबमिट कर लें बिफोर द लॉ। उसके बाद वो उनकी पिटिशंस एंटरटेन हो सकती है। इसके अंदर टाइमिंग का इशू आ जाता है कि हाई कोर्ट जो है वो रिलीफ नहीं देगा, वो कहेगा हफ्ता 10 दिन रह गए हैं नॉमिनेशन का टाइम खत्म होने में, तो उसके अंदर उन्होंने कब ये सारा प्रोसेस शुरू करना है, अदालतों में उनकी फौरी टेकअप होती है, नहीं टेकअप होती, उसके बाद शनाख्ती कार्ड का इजरा। देखिए आमिर साहब, ये तो मेरे ख्याल से देखें आमिर साहब, ये तो इनको मेरे ख्याल से आज या कल से ये करना पड़ेगा। दे डोंट हैव टाइम, ऑल ऑफ देम। इफ दे वांट टू कंटेस्ट दे हैव टू कम टू द कोर्ट्स। वो आज भी मैंने देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे आज PTI के MNA नजर आए, बड़े अच्छे खासे पहचानने वाले जानने वाले साहब, हम उनको जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने 3 उसमें अपनी प्रोटेक्टिव बेल कराई FIRs में। तो मेरे ख्याल से इस तरह सब नज़र आना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। नॉमिनेशन पेपर्स अगर फाइल करने, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास कि दे हैव टू सबमिट बिफोर द अथॉरिटी ऑफ द लॉ एंड क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ। उसके अलावा वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के राइट्स में उनको काफ़ी मसाइल आएंगे, अनलेस वो इसहाक डार साहब हैं या मियां नवाज शरीफ साहब है, वो तो कन्विक्टेड थे। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है बल्ला जाने का भी इम्कान हो सकता है, सॉरी PTI का बल्ला जाने का भी इम्कान हो सकता है, और ये भी इम्कान हो सकता है कि उनको एज ए पार्टी के तौर पे जो है लड़ने ना दिया जाए। तो एक तो कितना इम्कान है क्विकली, और दूसरा अगर होता है तो इसके बाद क्या ऑप्शंस होंगी PTI के पास? देखिए आमिर साहब, पार्टी को तो बैन करना इतना आसान नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ही उसको कंफर्म कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट ने सिर्फ डिक्लेरेशन पास करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसको ना करे तो वो पार्टी बैन नहीं हो सकती, उसके बड़े सॉलिड रीजंस होते हैं। मुझे वो नजर होता हुआ नहीं आ रहा। बल्ले की जहां तक बात है, देखें वो फैसला रिजर्व हो गया है, सारी फॉर्मेलिटीज जो थी, मेरी गौर खान साहब से बात हुई, उन्होंने हर डॉक्यूमेंट हर चीज दे दी इलेक्शन कमीशन को, और उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगर दे देंगे। ये इलेक्शन कमीशन इसको कर देता है, फेडरल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देती है, तो रिटर्निंग अफसर जो है वो बल्ले PTI के नाम के ऊपर जब तक वो रिसीव कर सकेंगे, ये कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तो जब तक वो नहीं हो सकेगा। नहीं, देखें सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंफर्म करना है। मैं बताऊं, ये वाला तो इशू अभी चल भी नहीं रहा, पार्टी बैन वाला। मेन इशू जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि इनको सिंबल देना कि नहीं देना। वो उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया करना है, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी तक इशू नहीं किया। अगर जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बल्ले के निशान के साथ PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। फिर जो इनके कैंडिडेट्स होंगे उन सबको दूसरे सिंबल्स मिल जाएंगे। फिर मतलब कि इन केस अल्लाह ना करे इस तरह का हो पाकिस्तान में कुछ सिचुएशन, फिर वो सारों के अपने अपने वो होंगे, सिंबल्स होंगे, फिर वो उसी पे इलेक्शन लड़ने होंगे।
पार्टी अनाउंस कर देगी कि ये हमारे कैंडिडेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता वहां तक चीज जाएगी। इतना फ्री एंड फेयर गंदा इलेक्शन नहीं होगा, ये तो फिर धांधली होगी। इलेक्शन लड़ेंगे ये बिल्कुल आपका भी अभी आपने भी अनाउंस किया हुआ आप लड़ेंगे, और क्विकली साथ में क्विकली ये बता दीजिएगा कि फिर तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे ना, तो जो रिजर्व सीटें होती हैं उसके लिए तो पीटीआई नहीं फिर अप्लाई कर सकेगी। जी जी आमिर साहब, मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा इलेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल जो एक्सपेक्ट भी आप नहीं कर सकते। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जहां तक मेरी बात है आमिर साहब, ये वो सलमान राजा साहब वाला जो जवाब था कि खारिजे से इम्कान नहीं है, लेट्स सी, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ श्योरिटी से नहीं कह सकता। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। माहिर कानून अबूजर सलमान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ सियासी सवाल तो अपनी जगह पर मौजूद है, मगर पाकिस्तान की सियासत में जितनी तेजी से तब्दीली आ रही है और जितनी तेजी आ रही है, लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा तेजी नजर आ रही है हमें देखने के अंदर। लाहौर की सियासत में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर दी, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी अपनी जगह पे बाकी है। पीपल्स पार्टी से शुरू करते, जरदारी साहब ने आज जो बलूचिस्तान के अंदर तुरबत में गुफ्तगू की है वर्कर कन्वेंशन में, उन्होंने कहा जी बिलावल मुल्क का मुस्तकबिल है, लड़ाई खत्म हो गई है, या यहाँ पर भी हम समझे कि 50-50 की गेम अभी चल रही, कुछ नहीं पता चल रहा पीपल्स पार्टी करना क्या चाहती है। खुदा के वास्ते ये बाबर बेटा जो है ना, ये आपस में एक दफा बैठ जाएं, हमें बता दें कि इन दोनों में से हमारा मुस्तकबिल कौन है। आसिफ जरदारी साहब हैं या बिलावल भुट्टो साहब हैं, हम हुक्म की तामील करेंगे, हमारे लिए जरा तजिया करते वक्त आसानी हो जाएगी। रोज वो उनका बयान बदल जाता है, कभी वो कह देते हैं वो बच्चा है, ना तजर्बाकार है, फिर वो कह देते हैं कि मैं भी कैंडिडेट हूँ, फिर वो एक दिन कह देते हैं कि नहीं आज वो कैंडिडेट है। तो खुदा को भी हम हुक्म की तामील करेंगे, मगर हमें कम से कम बता दें कि कैंडिडेट है कौन। ये सुबह उसको बेचारे को खड़ा करते हैं, दोपहर को बिठा देते हैं, शाम को लटा देते हैं। तो ये मजाक अपने बेटे के साथ ही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बिलावल के साथ बड़ी ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। अब वो उसकी जो प्रमोशन अपनी जो है, अब बलूचिस्तान उनको बिलावल को ले जाना चाहिए था। अगर वो उन्होंने वहां पे जो तकरीर किया, उनको बिलावल जो है वो लाहौर में गए थे। लाहौर असल में इलेक्शन अगर जीतना है, प्राइम मिनिस्टर किसी ने बनना तो लाहौर है। जगह वो ठीक गए हुए थे, बिलावल भुट्टो साहब ठीक गए हुए थे लाहौर में, लाहौर ही जाना बनता था। वो इसलिए कि सिंध जो है अभी भी, क्योंकि वहाँ ना पीटीआई को अलाउ किया जाएगा, तो अगर उनको नहीं किया जाएगा तो उनकी मुतबादल नून लीग नहीं बन सकती। सो पीपल्स पार्टी का दही सिंध के अंदर ख़ास तौर पे और थोड़ी सी आगे से शहर कराची और हैदराबाद में भी बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सो सिंध उनका कवर्ड है। केपी में वो टोटली फारिग हैं। और उसके बाद बलूचिस्तान जो है, वहाँ पे अब ये क्लियर हो रहा है कि उन्होंने कुछ अंडे जो है ना वो नून लीग की इसमें डाले गए हुए हैं, कुछ बाप पार्टी के इंडिपेंडेंट अंडे हैं, और कुछ अंडे जो है ना वो पीपल्स पार्टी की झोली में भी डाले जा रहे हैं। भुट्टो साहब के अलावा कोई दूसरा अंडा नजर नहीं आया वहाँ नहीं, वो जो पहले उसमें 2-4 उनके पास इलेक्टेबल है ना, उनके पास नाउला जहरी साहब इलेक्टेबल हैं, वो बहरहाल बड़े आदमी हैं, नवाब जलावान हैं, तो उनके पास 2-4 लोग हैं। कम से कम नून लीग से बेहतर हैं। नून लीग के वो जो 2-4 बुखारी साहब वो भी नहीं है। खालिद मक्सी साहब जो हैं अपने बड़े भाई नवाब जुल्फकार मक्सी की मरहून मिन्नत हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जो है ना वो गए हैं और वो नाखुश हैं। सो इसलिए वो भी फारिग ही समझें। छोटे भाई उनके तारिक मक्सी साहब भी फारिग ही समझें। जो मेरी इतला है वहाँ से साहब मक्सी को, अपने बेटे को, जो कि वो वहाँ से लड़ाएंगे जल मक्सी से, जो कि मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर के बहुत बड़े कैंडिडेट हैं, क्योंकि बलूचिस्तान से मक्सी खानदान इस तरह है कि वो सबको रैली इकट्ठा कर सकता है। अच्छा। वहाँ पे जो बुजुर्गान रह गए हैं उसमें अब सिर्फ नवाबजादा जुल्फकार मक्सी ही रह गए हैं जो तमाम पार्टीज के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और बड़े कम लोग हैं जो कि रैली कर सकें। सो ये वहाँ पे सरफराज बुगटी साहब, ये एक तासुर दिया गया था पहले कि वो शायद चीफ मिनिस्टर लड़वाने के लिए उनको बलूचिस्तान भेजा गया है। अच्छा। मेरी इत्तलाएं हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको नेशनल असम्बली का डेरा बुगटी में, जहाँ से दोस्तेन बुगटी साहब पिछली दफ़ा जीते थे, तो उस कुर्सी से उनको, उस सीट से नेशनल का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है।
उनके नीचे जो हैं ये वहां से नून लीग के अंदर दोस्तेन डुबकी साहब थे, वो पहले पीपल्स पार्टी से नून में गए, नून से बाप में गए, अब उनको वापस जो है ना नून में धकेल दिया गया है। तो दोस्तेन बुगटी के डुमकी जो हैं वो भाई हैं मर्दान डुमकी साहब के, जो कि इस वक्त केयर टेकर निगरान चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के। सो ये तासुर था कि अपने भाई की सपोर्ट से शायद वो जीत जाएं। तो सरफराज बुगटी अगर ऊपर नेशनल में आ जाते हैं तो वो फिर डुमकी दोस्तेन के मेरा ख्याल है प्रॉस्पेक्ट्स बड़े कमजोर हो जाते हैं। मजीद इसलिए कि जो डोमकी कबीले के जो सरदार हैं, सरदार खान डोमकी जो हैं वो सरफराज बुगटी के साथ हैं। तो एक किस्म की वो सरफराज बुगटी को ये एडवांटेज हो जाती है कि डोमकी कबीला भी फिर इनके साथ खड़ा होगा अगर वो MPA पे उनके अंडर आ जाते हैं। तो वहाँ दोस्तेन बुगटी के लिए भी बुरे हालात हैं सरफराज बुगटी साहब के। नेशनल में मुझे बताया जा रहा है कि जाने का इम्कान है। मगर कमिंग बैक पीपल्स पार्टी का वहाँ पे होगा ये कि जो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट बनाएगा, बलूचिस्तान का जो पुराना तरीकाकार है वो उसके साथ ही जाएंगे, उसी की वहाँ गवर्नमेंट बनेगी। मगर हर एक की अपनी अपनी पॉकेट्स हैं, 3-3 4-4 होंगी। मगर ये है कि पीपल्स पार्टी में सरफराज बुगटी के आने के बाद से जो नेशनलिस्ट पार्टियाँ हैं वो इनके साथ बिल्कुल दूर जाएंगी पीपल्स पार्टी से। उसके बाद नेशनल पार्टी भी, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी भी, महमूद खान अचकजई पार्टियां, ये जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं ये उनसे दूर जाएंगी क्योंकि ये उनका मुखालिफ धड़ा है। ठीक है ये। मगर घूम फिर के पीपल्स पार्टी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना है वो तो पंजाब से ही बनाना है ना, और पंजाब का दिल है लाहौर। मगर लाहौर के अंदर जो है अभी तक पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर कोई अभी तक कोई दूर दूर से भी चिरागनी नजर आ रही, सुनने में आ रही कोई आवाज। ये जो तस्वीर इस वक्त प्रोड्यूसर दिखा रहे हैं ये बेचारे अजीजुर रहमान चंद साहब, असलम गिल साहब, ये पिछले 25 साल में बेचारे कभी इलेक्शन नहीं जीते एक भी। और पीपल्स पार्टी मेरा 25 साल में एक भी NA का इलेक्शन जीती। आखिरी दफा शायद 97 में गुरकी साहब, सबीना गुरकी एक सीट चाहे जीती थी। तो 25-30 साल से पीपल्स पार्टी लाहौर से आउट है, टोटली आउट है। और ये बेचारे अब ये फॉसिलाइज्ड हो चुके हुए हैं, ये पुराने लोग हैं जो कभी 25-30 साल से इलेक्शन नहीं जीते और उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। तो बिलावल साहब अपना जो यूथ का पैगाम दे रहे हैं तो ये दाएं बाएं 2-4 कोई जो है ना वो यूथ वाले रख लिया करें, यूथ वाले खड़े कर ले। ये असलम गिल साहब और अजीजुर रहमान चंद बड़े अच्छे आदमी हैं, मुख्तलिफ वक्त पीपल्स पार्टी के साथ रहे हुए हैं, मगर इनकी जमानतें जब्त होनी ही होनी है, इनके ऊपर कोई भी। वैसे पूरे जिले में पिछले इलेक्शन में सिर्फ 80,000 वोट थे इनके, इससे ज्यादा नहीं थे। और नौजवानों का पैगाम लेके बिलावल साहब जाते हैं आसपास को 3-4 आप एक दो की बात करें 3-4 को नौजवान नंबर में भी पीपल्स पार्टी लाहौर में नहीं आती है, वहाँ लब्बाइक आ जाती है, इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। अभी तो मुकाबला सख्त है इस दफा, 2-4 हज़ार की वोटों तक आके रह गए हैं। फैसल मीर साहब बड़े उससे जोरों खौर से नौजवान है, खड़े हुए थे बाई इलेक्शन में, और उनकी भी तकरीबन मेरा ख्याल जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं बाकी पार्टी। बाकी पार्टियों में नून लीग की तरफ बाद में जाइएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें, वो तो उन्हें इतने फड्डे, वो खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उनके क्या करेंगे? अदम इस्तेहकाम की जो मेन लीडरशिप है उनके मसले पड़े हुए। अलीम खान अब लाहौर में देखते हैं कि वो किधर से लड़ते हैं, सो उनका भी मुश्किल है। जहांगीर तरीन साहब जो उसके मेन लीडिंग लाइट हैं, जो इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह हैं, उनका फड्डा पड़ा हुआ है कि उनको लोधरा में गुंजाइश नहीं पड़ रही। उनके मुकाबले पे वहाँ पे शफीक राई साहब वहाँ से PTI के MNA हैं, और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि जनाब आप जो है ना आप ना लड़ें, हम आपको सेनेट में एडजस्ट करेंगे। और भाई वो पागल हैं कि सेनेट में अगर वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बलियाँ पंजाब में सीटें आएंगी तो सेनेट में जाएगा ना, तो वो उनके अपनी सिटिंग सीट और मार्जिन के साथ वो जीते हुए हैं, तो वो कैसे छोड़ेगा। और मेरा इतला ये है कि उन्होंने जो पैगाम पर गया था उसको जवाब दे दिया। मियाँ शफीक के बड़े भाई हैं मियाँ रफ़ीक राई साहब, वो पहले वहाँ से MPA मुतअद्दिद दफ़ा जीते हुए हैं, तो वो पुराना जला रैया का ये ख़ानदान है जो कि वहाँ से जीता है। तो आज की लेटेस्ट बता दूं कि वहाँ पे जो मियाँ रफ़ीक, जो मियाँ शफीक के भतीजे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मियाँ शफीक साहब के दबाव डालने के लिए। तो इन टैक्टिक्स से मैं नहीं समझता हूँ कि ये इलेक्शन इस्तेहकाम पार्टी जीत सकेगी। ग्राउंड में 19-20 का फर्क पड़ता है, 15-20 का भी चले, बहुत जोर कोई लगाएगा तो पड़ जाएगा। यहाँ 2 और 20 का फर्क नहीं पड़ता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नून लीग का सुना है, नून लीग बड़ी तेजी में आई हुई है। नून लीग का जो है, जो ओवरऑल जो वहाँ पे
अभी आपस में ख़ानदान के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। आप देखें ख़ास तौर पे पंजाब की तो हमें ये ज़्यादा चल रहा है कि हमने ये हल्कों की सियासत पहले ही डिस्ट्रिक्ट की शुरू कर दी। ब्रेक ले लें तो लाहौर का बताएंगे, मगर क्विकली मैं एक सिर्फ खबर दे दूं कि वहाँ पे मुझे हैरानी नहीं होगी कि ख़ानदान की लड़ाइयों की वजह से हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर कल अमेरिका चले जाएं रात को फ्लाइट पकड़ के, तो मुझे हैरानगी नहीं होगी। वो मीटिंग्स में नहीं आ रहे थे, ये 12-13 को जो मीटिंग बोर्ड की हुई उसमें वो शामिल हुए, उनको कहा गया शामिल करने के लिए, तो उसमें पता चला वालिद साहब नहीं। 13-14 को दिसंबर की मीटिंग का जो हवाला दे रहे और हमजा के हवाले से आपने बात की, मैं वापस आऊंगी ब्रेक से पूछूंगी ये खबर थी। फिर मैं लाहौर का भी आपको बताऊंगा कि लाहौर पुराने महलों में नहीं जा रहे कि आवाज ना लग जाए। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक से वापस आके लाहौर की सियासत डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की सियासत की बात करने जा रहे हैं, मगर सबसे पहले बताएं, आपने हमजा शहबाज के हवाले से खबर दी थी कि तज्जिया। जी, खबर तो ये आप देख ही रही हैं कि काफ़ी अरसे से हमजा शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे। हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है 20 साल तक लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी को वो डील करते रहे हैं। सड़क के ऊपर महलों के अंदर जो है हमजा राब्ता वो थे, अब वो गायब हैं क्योंकि ये फैसला नहीं हो पा रहा ख़ानदान के अंदर कि किसने कौन वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है। नवाज शरीफ साहब को पेश किया जा रहा है, मगर इलेक्शन लड़ने की हद तक पता नहीं बाद में कौन होता है। मगर असर फटा है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर बड़ा गोलमोल रखा जा रहा है। अब उसके ये भी है एक सूरत हाल कि क्या शहबाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार है, तो पंजाब में क्या शहबाज शरीफ साहब जाएंगे? और वो नहीं जाएंगे तो मरियम बीबी क्या बनेगी? अगर मरियम बीबी बनेगी तो बेचारे हमजा शहबाज शरीफ का क्या? आप ये कहना बंदर बांट कैसे होगी, सिंपल वर्ड्स में बताना। बिल्कुल, ये एक फड्डा खानदान के अंदर चल रहा है। अभी ये इशू आएगा कि ये मजीद सामने आएंगे जब पता चलेगा कि कौन किस हल्के से लड़ रहा है। ये अभी सबसे बड़ा फैसला ये करना है कि नवाज शरीफ साहब ने कहाँ से लड़ना है, शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ से लड़ना है, हमजा ने कहाँ से लड़ना है, मरियम बीबी लंदन चले जाएंगे तो क्यों लड़ना है? वो नहीं, ये इस पे अभी ये फैसला आइंदा दिनों में करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर उसको आउट ही रखना है और उसको कुछ नहीं देना, सीट भी उसकी पुरानी आबाई नहीं देनी उसको, और वो चीफ मिनिस्टर का भी कैंडिडेट नहीं है, तो उसने फिर बेचारे ने लंदन अमेरिका ही जाना है तो वो क्यों जाएगा? तो ये एक मसले हैं, वहाँ पे ये फैसले बड़े मुश्किल होंगे कि ये भी नहीं अभी पता चलेगा कि जनाब किसने सूबे से लड़ना है, किसने नेशनल से और किसने दोनों पे लड़ना है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब गालिबन जो है वो तो नेशनल से ही लड़ेंगे। शहबाज शरीफ क्या सूबे से लड़ते हैं तो किस हल्के से लड़ेंगे? क्योंकि ये याद रहे कि हल्के तब्दील हो चुके हैं लाहौर के अभी वो जो पहले इसकी हैयत थी वो नहीं, वो तब्दील हो गई है। अभी ये नई हल्का बदियों के बाद वो पुराने हल्के नहीं थे। नवाज शरीफ का ही मसला है कि नवाज शरीफ साहब जो है ये जो मोहर थी कि ये तो पिछले 30, 35, 40 साल से नवाज शरीफ साहब लाहौर से इलेक्शन नहीं हारे। ये आप देखें ना 85 से ऑनवर्ड आ रहे हैं, तो ये वहाँ से लाहौर से नहीं कभी हारे, इनका ख़ानदान नहीं हारा, मगर इनका वहाँ से और लाहौर के अंदर याद रहे कि जो मुझे याद पड़ता है 14 सीटों में से इनकी 4 जा चुकी हैं। पिछले इलेक्शन में 2018 में 4 ये लूज कर गए थे। फिर एक इन्होंने बाई इलेक्शन के अंदर जब इमरान खान की ने छोड़ी थी अपनी सीट, मियाँ वाली चले गए थे, तो बाई इलेक्शन में दोबारा जीतनी थी, मगर इनको डेंट पड़ गया हुआ है। अब बदलते हुए हालात में वहाँ पे जो मूड है इस वक्त लाहौर का, उसका पता चलेगा जब ये जाएंगे इलाके में। अभी फिलहाल की खबरें ये हैं कि एक इन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगा कि लाहौर के लोग नहीं आए। वहाँ लोगों ने ये तकरीबन सब जगह ये इत्तेफाक था कि वो बाहर के लोग ज़्यादा थे, लाहौर के लोग नहीं थे। अभी ये अपने पुराने महलों में, मेरी ये इतला है कि जो ख़ास तौर पे जो अंदरूनी शहर के इनके लोग हैं, अच्छा, तो पुराने महलों में, अब क्योंकि डिफेंस में ज़्यादातर लोग जा गए हैं ना, वहाँ से कर गए हैं, मंडी से, मोची दरवाजे से, अब वो डिफेंस की कोठियों में जाके बस गए हैं और वो पुराने महलों में जाने से कतरा रहे हैं। क्योंकि एक आध से पूछा गया कि क्यों नहीं जाते, उन्होंने कहा जी मुझे डर लगता है कि आवाज़ें ना लगें। अब लाहौर के अंदर आते जाते लोग आवाज़ लगा देते हैं, मिजाज है लाहौर शहर का। वो एक छोटी सी वीडियो बन जाती है
कोई 4 बंदे उसके लिए चाहिए होते हैं, आवाज लगाते हैं, एक वीडियो बन जाती है और वायरल हो जाती है। सो वो इसलिए एक जलसे फिर इन्होंने शादरा में किए हैं, रावी के उस पार। रावी के इस पार अभी तक लोकल जलसे भी नहीं हुए, बल्कि कन्वेंशन जो है वो पार्टी के 4 दीवारों के अंदर कर रही हैं। जब ये 4 दीवारों से बाहर जाएंगे तो फिर मूड का पता चल जाएगा कि क्या मूड है। तो अभी तक वहां पे नवाज शरीफ साहब का भी 100% जो है कि ये सिक्का बंद होता था कि वो तो हार ही नहीं सकते। अच्छा। सो उनका भी है कि आखिरी इलेक्शन 2013 में वो जीते थे, 10 साल से वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आउट हैं। 2017 में उनके ऊपर क्योंकि वो लग गया था, नाअहल हो गए थे, तो फिर कुलसूम बीबी को बाई इलेक्शन लड़वाया गया था। तो अभी जो है नवाज शरीफ साहब का खुद नहीं पता, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास आमिर साहब, किस उसी अपने आबाई हल्के से अगर जाते हैं तो वहां पे उनके बाद फिर जब वो लास्ट टाइम 2013 में यास्मीन राशिद उनके मुकाबले में थी और वो 39,000 वोटों से हारी थी। तो नवाज शरीफ के लिए 39,000 से भी हारना जो है ना वो उस वक्त कम समझा गया था। अभी दोबारा उन्होंने चैलेंज दिया हुआ है नवाज शरीफ साहब को। नोबडी, नाउ शी इज नॉट अ नोबडी। वो उन्होंने एक जो जिस तरह अपनी दिलेरी दिखाई है, हाँ। वो जेल में है कैंसर शुदा होने के बावजूद, और पिछले 10 साल से वो मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ या इनके लोग जो है उन्होंने लाहौर में मेहनत नहीं की, वो डोर टू डोर कैंपेन करती नहीं है। फिर ये कह देने से कि जनाब मैं वो मोटरवे के जाल बिछा दूंगा, ये तसल्ली नहीं है। लोगों की महंगाई के मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा ये, तो ये जब जाएंगे और ये अभी देखना है कि ये किस हल्के, अपने आबाई हल्के में जाते हैं नहीं जाते, दूसरे हल्के में फिर इस तरह ही आ जाएगा कि जनाब अगर ये शहबाज शरीफ साहब उनका है कि उस हल्के से क्या मरियम बीबी लड़ती हैं कि शहबाज शरीफ साहब लड़ते हैं, उनके हल्के का भी अभी क्लियर नहीं है। मरियम बीबी जिस हल्के में मेहनत करती रही, जो कि एक ये इचरा मजांग कृष्णनगर का ये इलाका है, संतनगर वगैरह का, ये आगे जो तैयारी कर रही थी, महलों में जाना शुरू हुई थी, तो ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी ये तो महीनों पहले ये प्रैक्टिस खत्म हो गई आमिर साहब, महीनों पहले खत्म हो गई। अभी लाहौर का जो तफसीला हम बताएंगे आपको आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अभी पता नहीं, थोड़ा मैं मुख्तसर आज के हवाले से बताता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कल बताएंगे, ठीक है। मगर अभी जब ये महल्ले में जाएंगे मैं कहने को कह दूंगा कि जनाब वो पीटीआई की सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो वो लगता है कि इनके बुरे हालात हैं, ठीक है। मगर ये और बाई इलेक्शन में देखें तो ये बड़ी कांटेदार, ये जरूर है कि ये 2-4 सीटों में पहले जो जीती भी पीटीआई वो बड़ी कम मार्जिन से जीते हुए। चलिए इसकी डिटेल इंशाल्लाह देंगे। जब था और तब है और आज है। लेट्स सी कि ग्राउंड पे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। देखने वालों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।